हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। ये क्लास आपकी एसएससी जीडी 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जो कि आपके जेके जीएस की क्लास होने वाली है। देखिए, आज से मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आरंभ में प्रचंड, ठीक है, जिसकी क्लास नंबर फर्स्ट रहने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको लिखा है कि प्रश्नों का ऐसा एक्सप्लेनेशन और कहीं नहीं मिलेगा, तो ये बात आप 10 से 15 मिनट की क्लास लेकर देख सकते हैं कि मैंने आपको कैसा कंटेंट दिया है और कैसे कैसे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और आप विश्वास रखें कि मैं आपको 1 से 2 क्लास और बड़ी क्लास लूंगा जो आगे चल के लेने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन क्लास वाइज आपको रिपीट कराता चलूंगा, ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि संगीत का जनक इनमें से किस वेद को कहा जाता है। संगीत के जनक की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सामवेद। किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखिए पहले अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। अथर्ववेद एकमात्र वेद है जो कि वेद त्रयी में नहीं आता है, ठीक है। नोट डाउन करें कि अथर्ववेद ऐसा वेद है जो कि वेद त्रयी में नहीं आता है। जादू टोने का उल्लेख भी जो है वो हमारा अथर्ववेद में है, ठीक। यदि बात करते हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ की, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो हो जाएगा वो गौपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौपद। और मैं एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूँ अथर्ववेद से कि कन्या की जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कन्या के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है, तो हमारा अथर्ववेद है। अथर्ववेद जो है वो कन्या के जन्म की निंदा करता है। इसके बाद बात करते हैं हम ऋग्वेद की। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है। ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो हो जाएगा वो ऐत्रेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐत्रेय इसका ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है। इसमें 10 मंडल, 1028 रचना सूक्तियां और 462 ऋचाएं हैं, ठीक है। 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं। बात कर लेते हैं हम ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख करता है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल। बात करते हैं हम 10वें मंडल की, तो पुरुष सूक्त के बारे में कौन सा बताता है? 10वां मंडल, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद की। देखिए, यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसका जो यजुर्वेद की यदि मैं बात करूं तो ये गद और पद में लिखा एकमात्र वेद है, ठीक है। यज्ञ, मंत्र और कर्मकांड, यज्ञ, मंत्र, कर्मकांड का उल्लेख जो हमारा ऋग्वेद में है। किसमें? ऋग्वेद में। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? ऐत्रेय, ठीक है। नहीं सॉरी, इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो हो जाएगा वो शतपथ हो जाएगा। ऐत्रेय किसका है? ऐत्रेय ऋग्वेद का है, ठीक है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा? एक बार फिर से, इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो होगा वो हमारा शतपथ होगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। पल्लव वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंह विष्णु। सिंह विष्णु फर्स्ट जो थे पल्लव वंश के संस्थापक थे। सिंह विष्णु फर्स्ट कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक थे। बात करते हैं दंतिदुर्ग की। देखिए, दंतिदुर्ग जो थे ये राष्ट्रकूट वंश से थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग। कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट वंश। बात करते हैं बिंबिसार की। ये बिंबिसार जो थे ये हरेक वंश के संस्थापक थे। कौन से वंश के? हरेक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बात करते हैं तैलपदित्य की, मतलब तैलप टू की। तो ये जो थी चालुक्य वंश से थे। तैलप कौन से वंश से थे? चालुक्य वंश से। चलिए बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख इनमें से किस उपनिषद में है, ठीक है। सत्यमेव जयते का उल्लेख जो है वो मुंडक उपनिषद में। किसमें? मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है, ठीक है। अब बात करते हैं कि उपनिषद है कितने। तो उपनिषद जो है वो 108 उपनिषद है। कितने हैं? 108 उपनिषद है, लेकिन इनमें 13 को ही महत्वपूर्ण माना गया है। महत्वपूर्ण कितना माना है? 13 को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम ज्वाला उपनिषद। ज्वाला उपनिषद में जो है 4 आश्रम का उल्लेख जो है वो ज्वाला उपनिषद में है। किसमें? ज्वाला उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है, ठीक है। यदि बात करते हैं हम सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्यक कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक, ठीक है। तो उपदेश कितना होगा? मैंने आपको उपनिषद कितना होगा? 108, ठीक है। लेकिन इसमें 13 ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं, आ ही गया है तो देखिए बात करते हैं अब हम कुछ महत्वपूर्ण। देखिए, वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ठीक है। लेकिन वेदांग की बात करेगा तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। लेकिन अब वेदांग 6 है तो हमारी राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा भी कितनी है? 6 ही है शास्त्रीय भाषा। शास्त्र नृत्य की बात करते हैं तो वो 8 है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। वेदांग कितने होगा? वेदांग मैंने आपको बताया वेदांग 6। पुराणों की बात करते हैं तो पुराण 18 है और नृत्य भी कितने हैं? नृत्य भी 8 है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, मैं यहां अगर लिखूंगा तो मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश जो मैं कर रहा हूं वो आपको शायद मैं ना कर पाऊं, तो आप बस कान में हेडफोन लगाकर रखें और आप
1 2 3 4 दिन मेरी क्लास रेगुलर ले, तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन आपको मैं रिवाइज कराता चलूंगा ताकि आप उस क्वेश्चन को भूल ना सकें। इसलिए मैंने आपको लिखा है कि आप लिखने की टेंशन खत्म, क्लास में ही कराऊंगा याद, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका आनंद मठ में इनमें से किस विद्रोह का उल्लेख है, ठीक है। आनंद मठ की बात करते हैं तो इनमें से किस विद्रोह का उल्लेख है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए किसकी बात कर रहा है, आनंद मठ की, ठीक है। आनंद मठ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। कौन सा है इसका राइट आंसर, सन्यासी विद्रोह। जो सन्यासी विद्रोह में किसका उल्लेख है, आनंद मठ का। आनंद मठ में किसका उल्लेख है, सन्यासी विद्रोह का, ठीक। अब बात करते हैं हम इसके बाद में मुंडा विद्रोह की। मुंडा विद्रोह ये जो है झारखंड से स्टार्ट होता है। कहां से होता है, झारखंड से स्टार्ट होता है 1899 में। कब होता है, 1899 में। और ये किसके द्वारा होता है, ये बिरसा मुंडा के द्वारा होता है, जिन्हें धरती बाबा कहा जाता है। बिरसा मुंडा क्या कहा जाता है, धरती बाबा। बात कर लेते हैं इसके बाद में पाइका विद्रोह की। देखिए पाइका विद्रोह जो होता है ये उड़ीसा से स्टार्ट होता है। कहां से, उड़ीसा से पाइका विद्रोह स्टार्ट होता है। मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो केरल से स्टार्ट होता है 1921 में, मोपला जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति के द्वारा, मोपला जनजाति के द्वारा 1921 में स्टार्ट होता है मोपला विद्रोह केरल में, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ में किसका उल्लेख है, सन्यासी विद्रोह का। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ। देखिए चोरी चोरा कांड जो हुआ था तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1922, ठीक है। चोरी चोरा कांड जब हुआ था तो कब हुआ था, 1922 में। और इसी के बाद क्या, असहयोग आंदोलन जो था समाप्त हो गया था। कौन सा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ कब था, असहयोग आंदोलन जो होता है वो 1920 में स्टार्ट होता है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। कब स्टार्ट होता है, 1920 में। अब बात कर लेते हैं, चलिए एक एक ऑप्शन की। देखिए 1931 किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं 1931 की। तो देखिए 1931 में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सुनिए आप ध्यान से। देखिए 1921 में क्या होता है, कराची अधिवेशन 1921 में होता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं 1931 में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। कब होता है, गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। लाहौर षड्यंत्र भी कब होता है, 1931 में होता है। इस षड्यंत्र में क्या हुआ था, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को क्या हुई थी, फांसी हुई थी, जो कि 23 मार्च को हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो भी 1931 में ही होता है, और एकमात्र अधिवेशन था, मतलब एकमात्र सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अब कभी आपसे पूछ लिया कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो हमारे बी आर अम्बेडकर थे, ठीक। अब बात करते हैं 1919 की। देखिए 1919 में क्या होता है, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, और उसकी समीक्षा के लिए हंटर आयोग की स्थापना की जाती है, ठीक है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आता है, 1919 को ही आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। रॉलक एक्ट कब आता है, रॉलक एक्ट मतलब जिसे काला कानून कहा गया है, तो वो भी 1919 में ही आता है। और खिलाफत आंदोलन भी कब होता है, खिलाफत आंदोलन होता है 1919 में, ठीक है। तो 1919 में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 1928 की। देखिए 1928 में क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। कब आती है नेहरू रिपोर्ट, 1928 में आती है नेहरू रिपोर्ट। और 1928 में क्या होता है, साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, और 1928 में। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कभी साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो साइमन कमीशन का जो गठन होता है वो 1927 में होता है। कब, 1927 में। और 1928 में क्या होता है, 1928 में होता है गुजरात में बारडोली सत्याग्रह, जिसके अग्रणी कौन थे, मतलब किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था कह सकते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार की उपाधि जो थी इन्हें यहीं की महिलाओं ने, मतलब गुजरात की बारडोली जो स्थान है गुजरात में पड़ता है, वहीं की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। चलिए तो देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन, मतलब इन 4 डेट से मैंने आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इसी में करा दी, जो कि आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं, अब हमारा आया साज का तारा किसे कहते हैं, किसकी बात कर रहा है, साज का तारा। तो साज का तारा इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को। किसको कहते हैं, शुक्र को, ठीक है, साज का तारा। अब इस साज का तारा कहते हैं, और भोर का तारा भी इसे कहते हैं, और पृथ्वी की भागिनी ग्रह भी इसे कहते हैं, पृथ्वी की भागिनी ग्रह भी इसे कहते हैं। और इसका शुक्र ग्रह, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। देखिए मंगल ग्रह में क्या होता है, इसे लाल ग्रह कहते हैं। अब ये लाल ग्रह क्यों कहते हैं, लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड अधिक होता है। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा गया। इसके 2 उपग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण उपग्रह हैं, जिनका नाम फोबोस और डीमोस है। क्या है, फोबोस और
डिमो से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है सबसे नजदीकी ग्रह बुध ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह भी बुध ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है बुध ग्रह का। बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। देखिए बृहस्पति ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट के सर्वोच्च शिखर की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। ठीक है, कौन सा? अनाईमुड़ी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं गुरु शिखर की। ये गुरु शिखर जो है ये धूपगढ़ की ये गुरु शिखर जो है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक, किसकी? अरावली की। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में धूपगढ़ की। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सतपुड़ा किन दो नदियों के बीच है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अमरकंटक की। ये मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक किसकी है? मेघालय की। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? किसकी बात कर रहा है? काराकोरम की। देखिए जब काराकोरम की बात कर रहा है, अभी काराकोरम पहले इसका आंसर देख लेंगे। काराकोरम की बात कर रहा है तो K2। ठीक है, कौन सा है? K2, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, जैसे K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। देखिए काराकोरम जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका है? ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम। देखिए ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, एक जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ये ट्रांस हिमालय में आती हैं। ठीक है, और काराकोरम में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? ये हमारा माउंट K2। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, मतलब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट जो पड़ती है हमारी नेपाल में पड़ती है। कहां पड़ती है? नेपाल में पड़ती है माउंट एवरेस्ट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं है? कौन सी घाटी नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अराकू। अराकू जो है ये पर्वत हिमालय श्रृंखला में नहीं है, अराकू। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन से पठार की? मेघालय पठार की। ठीक है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलांग चोटी। कौन सी? शिलांग चोटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? देखिए जब आरबीआई का क्वेश्चन मतलब एक बैंक से क्वेश्चन आया है, तो अब मैं आपको बैंक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो मैं आपको इसी क्वेश्चन में सारे के सारे नोट डाउन करा दूंगा। देखिए बात करते हैं हम इसका राइट आंसर की। तो इसकी जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। ठीक है, आरबीआई के 25वें गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। ठीक, अब सुनना आप ध्यान से। आरबीआई के एक्ट की बात करते हैं तो 1934 में आरबीआई का एक्ट आता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके पहले अध्यक्ष की। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे ओसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय की बात करते हैं गवर्नर की तो सीडी देशमुख पहले थे। ठीक है, 25 में बात करते हैं शक्तिकांत दास थे। यदि इसकी समिति की बात करते हैं तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है आरबीआई की। ठीक है, बात करते हैं 1990 की। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1935। ठीक, अब बात करते हैं 1990 की। देखिए 1990 में क्या होता है? सिडबी बैंक की स्थापना होती है 1990 में, जिसका मुख्यालय कहां है? लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय कहां है? लखनऊ में। बात कर लेते हैं अब हम 1955। देखिए 1955 में क्या होता है? एसबीआई की स्थापना होती है 1955 में। ठीक है, एसबीआई की स्थापना मतलब एसबीआई का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। और ये इंपीरियल बैंक जो थी 3 बैंकों से मिलकर बनी थी। ठीक है, 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है जो कि 3 बैंकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चेंज हो जाती है इंपीरियल बैंक। ठीक, अब बात कर लेते हैं एक और बैंक की जो कि 1982 में है। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। किसकी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है जो कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर होती है। किस समिति की? शिवरमन समिति की सिफारिश पर होती है। कौन सी बैंक की? नाबार्ड बैंक। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि हेरल्ड डॉमर मॉडल का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना से था? ये क्रांति गलत लिखा है, सॉरी।
यहाँ क्या होगा, पंचवर्षीय योजना होगा, ठीक है, हेराडोमर मॉडल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था, हेराडोमर मॉडल दिया गया था और इसमें क्या था, कृषि की प्राथमिकता थी, मतलब कृषि पे ज्यादा बल दिया गया था, ठीक है। किसका बल ज्यादा दिया गया था, कृषि का। दामोदर जल विद्युत परियोजना जो थी वो इसी पहली पंचवर्षीय योजना में उसकी स्थापना होती है, दामोदर जल विद्युत परियोजना, और व्यास विद्युत परियोजना भी इसी में होती है, और ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में। बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, इस पर जो था उद्योग पर बल दिया गया था। किस पर बल दिया था, उद्योग पर इस पर बल दिया गया था। और इसमें क्या था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और ये 1956 से 1961 के बीच चलती है। इसकी बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। ये एकमात्र योजना थी, एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल चली थी। कितने साल, 4 साल चली थी। ये एकमात्र योजना थी और इसी योजना में 20 सूत्री विभाजन का कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में। कौन सा सूत्र था, 20 सूत्रीय विभाजन का कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया था वो भी हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। बात करते हैं हम आठवीं पंचवर्षीय योजना की। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें मानव संसाधन का विकास पर बल दिया गया था। मानव संसाधन के विकास पर बल कब दिया था, आठवीं पंचवर्षीय योजना में। और आठवीं पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट होती है वो 1992 में स्टार्ट होती है, 92 से 97 तक, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। जिनेवा की बात करते हैं। देखिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन में जितने भी हेडक्वार्टर महत्वपूर्ण वो आपको मैं सारे के सारे इसी में करा दूंगा। देखिए चलिए बात करते हैं हम जिनेवा में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, WTO। क्या हो जाएगा, WTO इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करते हैं 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। कब, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है। अब बात कर लेते हैं हम। देखिए जिनेवा में किस किस का मुख्यालय है, किसकी बात कर रहे हैं, जिनेवा में। देखिए जिनेवा WTO का मुख्यालय भी कहाँ है, जिनेवा में है। ILO का मुख्यालय भी कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है। अंकटाड का मुख्यालय भी कहाँ है, जिनेवा में है। और गेट का मुख्यालय भी कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है। अब बात करते हैं रोम में किसका है, रोम में FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है FAO की। और इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में है, ठीक है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय, देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन UN का मुख्यालय भी कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और UNO का मुख्यालय भी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। बात कर लेते हैं मनीला में। तो ADB का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, मनीला में है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, मनीला की। ADB का मुख्यालय कहाँ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, मनीला में। बात करते हैं पेरिस की। तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, ठीक है। वाशिंगटन DC में किसका मुख्यालय, IMF और वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि गरीबी संबंधित कौन सी समिति है, ठीक है। गरीबी संबंधित समिति बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरेश तेंदुलकर समिति। कौन सी समिति थी, सुरेश तेंदुलकर समिति थी जो कि गरीब से संबंधित थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं महाजन समिति। महाजन समिति का जो उल्लेख था, मतलब इसने क्या था, इसका संबंध था चीनी उद्योग से। महाजन समिति का उल्लेख किससे था, चीनी उद्योग से। बात करते हैं राजा चलिया समिति। राजा चलिया समिति जो थी वो टैक्स सुधार समिति थी, मतलब कर सुधार से कौन सी थी, राजा चलिया समिति थी, ठीक। बात करते हैं हम रेखा समिति की। किसकी, रेखा समिति। ये अप्रत्यक्ष टैक्स थी, ठीक, किससे थी, अप्रत्यक्ष टैक्स थी। कौन सी समिति थी, रेखा समिति। अब चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है नीति होगा यहाँ, ठीक है, क्या होगा, नीति, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक, क्या कह रहा है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग की स्थापना होती है 1915 में। कब होती है, 1915 में होती है, ठीक है। कब होती है, 1915 को। 1915 में नीति आयोग की स्थापना होती है, 1915 में, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 1915 में। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, ठीक है। इस समय उपाध्यक्ष की बात करते हैं, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष, ठीक है। बात करते हैं CEO की। तो इसके CEO जो है वो परमेश्वर अय्यर है, ठीक है, नीति आयोग की। अब बात करते हैं, देखिए 1917, क्या है, 1917
ठीक है। 1 जुलाई 1917 को क्या होता है, जीएसटी की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, जीएसटी की। जीएसटी की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है। क्या है जीएसटी की फुल फॉर्म, क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है। देखिए जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी की अभी हाल ही में बैठक चंडीगढ़ में हुई है और इसका जो जीएसटी संग्रहालय स्थापित करा जा रहा है वो हमारा पणजी गोवा में स्थापित करा जा रहा है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष टैक्स है। ठीक है, ये समवर्ती सूची का टैक्स है और ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आया था। और बात करते हैं इसका कौन सा संविधान संशोधन था, तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित था। इसके बाद बात करते हैं देखिए 2005 की। 2005 में क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है, वो आता है हमारा 2005 में। ठीक है, 2009 की यदि मैं बात करूं तो राइट टू एजुकेशन मतलब आरटीई जो आता है वो 2009 में आता है। और मनरेगा एक्ट भी कब आता है, 2009 में आता है मनरेगा एक्ट। ठीक है, लेकिन नरेगा एक्ट की बात करते हैं 2005 में भी क्या आता है, नरेगा एक्ट भी 2005 में ही आता है। चलिए बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रिप्स मिशन कब आया। देखिए क्रिप्स मिशन की यदि मैं बात करूं, क्रिप्स मिशन कब आता है, क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 में। कब आता है, 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। तो इसका राइट आंसर तो क्रिप्स मिशन हो गया। लेकिन बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। देखिए बात करते हैं 1946 में क्या आया, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आता है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो होते हैं कैबिनेट मिशन के हेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1945। देखिए 1945 में क्या होता है, लाल किला मुकदमा होता है। 1945 में लाल किला मुकदमा होता है आजाद हिंद फौज के खिलाफ। क्या होता है, लाल किला मुकदमा आजाद हिंद फौज के खिलाफ होता है 1945 में। और बैबल योजना भी कब आती है, 1945 को बैबल योजना आती है। देखिए 1947 की बात करूं तो 1947 3 जून 1947 को क्या होता है, माउंटबेटन योजना आती है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। और 1947 से लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट होती है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 क्या होता है, प्रमुख समिति की स्थापना होती है 29 अगस्त 1947 को। चलिए बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है। किसकी बात कर रहे हैं, केंद्र राज्य के बीच बंटवारा। ठीक है, किसका शक्तियों का बंटवारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में, जिसमें क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। ठीक है, कौन सी अनुसूची है, 7वीं। इसके बाद बात करते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कौन बताती है, प्रथम अनुसूची बताती है। बात करते हैं छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची में 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का उल्लेख है छठी अनुसूची में, जो कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो कौन सी अनुसूची है, छठी। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल, 52वां संविधान संशोधन, दल बदल संबंधित है 10वीं अनुसूची। संविधान संशोधन कौन सा था, 52वां। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपको 352। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। देखिए आपातकाल की पहले मैं बात करूं, आपातकाल की यदि पहले बात करूं तो इसका जो आपातकाल, ठीक है, आपातकाल की बात करते हैं कौन से भाग से है, तो ये भाग 18 है। आपात उपबंध। ठीक है, भाग 18 आपात उपबंध है। तो भाग मैंने बताया आपको 18। ठीक है, अब बात करते हैं तो 52 में कितना है, 52 में कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं 356 की। तो 356 में क्या हमारा राष्ट्रपति आपातकाल कौन सा है, वो 356 में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 360 की। तो 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल है। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल है, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। कौन सा काल है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, भारत में एक बार भी नहीं लगा है। अब आपातकाल के भाग की बात करें तो कौन सा है, 18 भाग। ठीक, बात करते हैं हम 108 की। 108 में क्या होता है, संयुक्त बैठक होती है 108 में। किसमें होती है, संयुक्त बैठक 108 में होती है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति से बुलाता है। आर्टिकल 108 में जो संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, बात करते हैं 376 की। देखिए 76 में क्या होता है, महान्यायवादी होता है। मतलब भारत का सबसे बड़ा वकील कौन सा होता है, महान्यायवादी होता है भारत का सबसे बड़ा वकील, जो कि आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात करते हैं देखिए 368 की। 368 में क्या है, आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन के बारे में कौन बताता है, आर्टिकल 368, जो कि भाग 20 में है और ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, भाग 20 साउथ अफ्रीका से लिया
आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं? कौन सा? लघु संविधान। तो लघु संविधान जो कहते हैं हम, ये कहते हैं हम 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को। अब बात कर लेते हैं, देखिए अब बात करते हैं हम कि 42वें संविधान संशोधन जो होता है वो 1976 में होता है। ठीक है, कब होता है? 1976 में। और इसके द्वारा क्या होता है, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन होता है, जिसमें क्या होता है कि पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, 3 वर्ड जोड़े जाते हैं। ठीक है, वो कौन सा संविधान संशोधन? प्रस्तावना में संशोधन जो हुआ था तो वो था 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान कहा गया। बात करते हैं इसके बाद में 19, यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ 84 होगा। कितना होगा? 44। कितना होगा? 44। ठीक है, ये 42 नहीं होगा, 42 डबल लिख दिया है, हो जाता है क्या? 44। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो होता है वो 1968 में 78 में होता है। 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 में। ठीक है, संपत्ति का जो फंडामेंटल राइट था वो फंडामेंटल राइट से निकालकर वो विधिक अधिकार में रख दिया था, जो कि आर्टिकल 300A और भाग 12 में रखा है। ठीक है, भाग 12 आर्टिकल 300A। ठीक, बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन। देखिए 100वां संविधान संशोधन जो था, ऑप्शन नंबर डी, 100वां संविधान संशोधन था, ये 1 अगस्त 2015 को होता है। कब होता है? 1 अगस्त 2015 को होता है, जिसमें क्या होता है 3 बीघा कॉरिडोर दिया जाता है, जो कि बांग्लादेश को दिया जाता है, 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि प्ररूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्ररूप समिति की बात करते हैं तो प्ररूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, प्ररूप समिति की। इसकी स्थापना की बात करें तो मैंने आपको बताया अभी कि 29 अगस्त 1947 को प्ररूप समिति की स्थापना होती है। ठीक, बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो इनसे संबंधित कुछ समितियां देख लेते हैं। देखिए संघीय समिति, किसकी बात कर रहे हैं? संघीय समिति जो है हमारी, संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। संघीय समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संघ समिति का अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के। और तदर्भ समिति थी एक, जो कि राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित थी, तदर्भ समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। बात कर लेते हैं हम जेबी कृपलानी की। देखिए जेबी कृपलानी जो थे, मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन सी? मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए तो मैंने आपको जो भी समितियां इंपोर्टेंट थी वो मैंने आपको एक क्वेश्चन में करा दी। चलिए बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि काला कानून किसे कहा गया? देखिए काला कानून की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रोलक एक्ट को। और मैंने आपको बताया कि रोलक एक्ट कब आया था? 1919 में। ठीक है, 1919 की। चलिए भाई बात रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए 1919 में क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। ठीक है, रोलक एक्ट 1919 में आता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में आता है। ILO की स्थापना 1919 में होती है। ठीक है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आता है? 1919 में आता है। ठीक है, बात करते हैं आश्रय आंदोलन की। आश्रय आंदोलन जो होता है वो 1920 में होता है। ठीक है, कब होता है? 1920 में। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाएगा आश्रय आंदोलन किस अधिवेशन के द्वारा पास किया गया, मतलब प्रस्तावित किया गया, तो वो हमारा नागपुर अधिवेशन 1920 का। कौन सा? नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, उसमें पारित किया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चलिए तो फिर हम आज की क्लास यही रखते हैं। देखिए मैंने आपको कम से कम टाइम में मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है, और मैंने आपको हर एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन और उससे भी ज्यादा देने की कोशिश की है। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड देने वाला हूं। आपको हर एक क्लास से आपको 1 से 2 या 2 से 4 क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। आपको मैं एक एक क्लास से बता रहा हूं, चाहे मेरी क्लास आधे घंटे की हो या 10 मिनट की हो, मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल बने हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और बेहतरीन सी क्लास के साथ कल।
2 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।